कैसे हो बच्चों आप। वेलकम अगेन टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीरीज। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी, इजेड नॉमेनक्लेचर की। अगर आप नए हो तो प्लीज पार्ट 1 से पार्ट 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का तो देख ही लो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इजेड नॉमेनक्लेचर से, आपका टाइम नहीं बर्बाद करते। और ये क्या कहता है देखते हैं। तो आपको पता था बच्चों जीआई की कंडीशन क्या होती है, तो आपको मालूम ही है ना कि रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड एटम पे अलग अलग ग्रुप, है ना। अब इससे पहले हमने क्या देखा था, सिस ट्रांस, है ना। तो सिस ट्रांस में क्या होता था, ये हम बोल देते थे सिस फॉर्म है और इसको हम बोल देते थे ट्रांसफॉर्म है ना। इसमें क्या होता था, ये और ये सेम साइड जो होते थे उनको सिस बोल देते थे और ऑपोजिट साइड अगर ये चले गए तो ट्रांस बोल देते थे, है ना। इसी तरह से ये भी सेम साइड हो गए सिस और ये क्या हो गया ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म होते थे, आपको पता ही होगा इतना। अब हम जो बात कर रहे हैं भाई, सिस और ट्रांस पे क्या हुआ, समय के साथ बहुत बोझ बढ़ता चला गया। बोझ क्या बढ़ता चला गया, देखो मतलब बोझ मतलब ऐसा नहीं दुखी हो गए, मतलब हुआ क्या कि भाई सिस ट्रांस के ऊपर क्या था, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लादने लगे। हुआ क्या, कभी बार ऐसा आने लगा, कभी बार उनको कैसा सिस्टम देखने लगा, इस तरह से। अब इसको हम कैसे नेम करें, क्या ये सिस है, नहीं। क्या ये ट्रांस है, नहीं, क्योंकि ए और एटलीस्ट यहाँ ए होता और बी है तो एटलीस्ट यहाँ बी होता, कुछ तो सेम हो। तो ऐसा है ही नहीं। अब क्या किया जाए, तो साइंटिस्ट ने बोला भाई अब तो सिस ट्रांस की तो हम बात नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हमें एक नया नॉमेनक्लेचर लाना पड़ा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है नो डाउट, उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट ये सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, इजेड सिस्टम हमने लाया गया है ना। इजेड, ई मतलब एंटीजन, ठीक है, जेड मतलब ज्यूस में। तो ये सब थोड़े नाम वाम है, इसमें आपको इतना पढ़ना नहीं। ज्यूस्पेन मतलब हो गया सेम साइड और एंटीजन मतलब हो गया ऑपोजिट साइड, ठीक। तो सेम साइड अगर, अब ये सेम और ऑपोजिट क्या है, तो ऐसा किया गया कि इन्होंने कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम होता है बच्चों, कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। ये क्या होता है कि ये हाई प्रायोरिटी जो होता है वो डिसाइड करता है किसकी हाई प्रायोरिटी होगी, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अब बोलोगे ये क्या चीज है, तो देखो हुआ क्या, अगर ए और बी में मान लो हमें पता करना है ये ई है या जेड है, देखो सिस ट्रांस तो नहीं है, ये पक्का है। ई है कि जेड है ये पता करना है, तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें देखना होगा ए और बी में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना। तो इसको शॉर्ट में बोला गया सीआईपी रूल, है ना, इसको बोलते हैं सीआईपी रूल। तो इन्होंने बोला भाई एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है, ए और बी, मान लेते हैं हम बी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो बी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और ए को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, है ना। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये क्या कह रहा है, हाई प्रायोरिटी उसको दे दो, गिव हाई प्रायोरिटी टू द स्पीशीज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर। तो बी और ए में मान लेते हैं बी का हायर एटॉमिक नंबर है तो इसको पहली प्रायोरिटी दे दी। अब सी इस वाले में एक्स और वाई में मान लेते हैं, फिर से वाई को हमने पहली प्रायोरिटी दे दी और एक्स को सेकंड प्रायोरिटी। मान लेते हैं कि वाई का एटॉमिक नंबर ज्यादा है किससे, एक्स से, तो वाई को ऑब्वियसली हायर प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब देखो बच्चों की सेम साइड, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, जैसे ये बी और वाई क्या है, सेम साइड दिख रहा है, मतलब एक ही प्लेन में ऐसे, तो हाँ दिख रहे हैं। तो अगर सेम साइड है तो हम कौन क्या बोलेंगे इनको, जेड फॉर्म। तो ये जो आइसोमर हो गया इसको हम जेड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो आपको इससे पता चल गया कि ये जेड आइसोमर है या ई आइसोमर है। ये कौन सा है बच्चों, जेड। अब हमें इसको क्या बनाना है, ई बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, मान लो हमें ऐसे दे दिया होता, हमने y को उधर लिख दिया और x को इधर लिख दिया, ठीक। अब ये देखो हाई प्रायोरिटी तो ये था हमारा, और हाई प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है ये, और ये लो प्रायोरिटी है और ये भी लो प्रायोरिटी था हमारा, है ना वहां पे। अब देखो हमने बस इसको फ्लिप कर दिया, है ना। अब देखो क्या हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, नहीं, ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी कहां चले गए, ऑपोजिट साइड। हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहां चले गए, ऑपोजिट साइड। तो कौन सा मतलब हो गया ये, ई फॉर्म। तो हम बोलेंगे ये ई आइसोमर है, ठीक है। ये कौन सा है, जेड आइसोमर है, ये ई आइसोमर है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इजेड नॉमेनक्लेचर कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें कुछ जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ सी है, बी आर है, यहाँ सी एल है, यहाँ आई है। तो यहाँ बच्चों देखो आप सिस ट्रांस तो नहीं बोल सकते, तो हमें इजेड लगाना है। तो एफ और बी आर में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, बी आर का, है ना। और सीएल और आई में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, आई का।
ये तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल से। अब सेम हाई प्रायोरिटी ग्रुप दोनों इस सेम साइड हो गए, तो हमने क्या बताया था जेड, सो बोलेंगे जेड फॉर्म, ठीक है। और यही अगर हमने ऐसे लिख दिया होता तो यहाँ हाई प्रायोरिटी तो ये था एफ, और बी आर में हाई प्रायोरिटी कौन है, बी आर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और इन दोनों में हाई प्रायोरिटी कौन है, आयोडीन। तो अब ये ऑपोजिट साइड हो गया, हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गया, ऑपोजिट साइड, तो अब हम इनको क्या बोलेंगे, ई फॉर्म, है ना, एंटीजन। तो अब आपको, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा इजेड नोमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अगर इतना आसान होता तो फिर क्या होती, लेकिन जेई में आपको देखोगे सवाल ऐसे डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ अलग तरीके से, वो अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कभी कभार सवाल ऐसे आ जाते हैं, इसमें केस वाइज समझते हैं ना। अगर एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का सेम है ना, अब आपने इसका एटॉमिक नंबर जैसे ऐसा आ गया, मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं HCCl डबल बॉन्ड, मान लो हमने CH3 CH2 CH3, ठीक। अब ऐसा आ गया बच्चों, इसमें बोले इजेड बताओ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी देखते हैं। एच और ये इजेड, देखो सिस ट्रांस तो नहीं है, इजेड ही है, लेकिन कौन कैसे पता करेंगे देखते हैं। एच और सीएल में तो हमें पता चल गया हाई प्रायोरिटी किसकी है, सीएल की, बट क्या इन दोनों में आप बता सकते हो हाई प्रायोरिटी किसकी है। तो इन दोनों में जब भी चेक करना हो, ये मत सोचना कि पूरे ऐसे ये क्योंकि बड़ा दिख रहा है तो इसकी हाई प्रायोरिटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, साइज पे मत जाना। अब हमें देखना है, जब भी इस तरह से लिख के आए तो आप क्या करो, जैसे CH3 है ना, इसको तो आप ऐसे लिख दो, ठीक, और CH2 CH3 है तो इसको ऐसे लिखो, CH2 CH3, ऐसे लिख दो आप, समझ में आया। ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, अब देखो जब इधर आए तो पहला एटम कौन सा पड़ा, इस कार्बन का पहला एटम कौन सा पड़ा, ये पड़ा और ये पड़ा। अब ये जब सेम है तो अब इन दोनों में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, भाई हम नहीं बोल सकते किसका ज्यादा, दोनों का सेम ही है ना, ये तो नहीं बोलेंगे इसका ज्यादा है, दोनों ही कार्बन है, तो हम इनको कट कर देंगे, हम कट कर दिए। अब हम नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, यहाँ नेक्स्ट आइटम कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ नेक्स्ट आइटम कौन है, हाइड्रोजन, इनको भी कट कर दो क्योंकि सेम है। यहाँ पे भी नेक्स्ट आइटम कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन, ये भी सेम है। अब बचा क्या, यहाँ पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है, कार्बन। अब हमने पकड़ लिया कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो 100% इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, और क्योंकि इसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा थी तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप किधर हो गए बच्चों, सेम साइड आ गए, तो हम बोलेंगे जेड फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो ये कब लगाना है, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम अटैच टू द दिस कार्बन, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन इज सेम, जैसे यहाँ कार्बन, ये भी 6 एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, तो क्या करें, तो नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, है ना, और वही रूल लगाएंगे, कौन सा, CIP रूल, है ना। बस लिखेंगे ऐसे और कट कर जाएंगे, सिमिलर आइटम्स को कट करो और देखो कौन सा डिफरेंट दिख रहा, जो डिफरेंट दिख रहा वहां से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया जेड फॉर्म, समझ में आ गया, ठीक है, मिटा दे, नोट कर लो, ठीक है। अब ये तो समझ गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे ये आ गया, मान लो आयोडीन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास COH और यहाँ पे CHO, ठीक, ऐसा आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें पता करना है कि ये क्या है, ठीक है, हमें पता करना है ये क्या है, तो अब क्या किया जाए, अब हम फंस गए। अब देखो ये इन दोनों में तो आपको कोई आराम से पता है कि इसकी हाई प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इन दोनों में तो ये जीत गया। इन दोनों में बच्चों कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो अब आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है, नई चीज, CIP रूल का ही पार्ट है बट नई चीज। अगर आपको कभी भी C डबल बॉन्ड दिखे ऐसा C के साथ, या C डबल बॉन्ड O के साथ एंड सो ऑन, ऑक्सीजन दिखे, है ना ऐसे, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिखे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, या C ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इस टाइप का कुछ भी दिखे मल्टीपल बॉन्ड वाला, तो इसको आप कैसे लिख दो, इसको आपको कैसे लिखना है, वहां पे ऐसे खोल के लिख दो, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे खोल के लिख दो, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C आ गया, कैसे लिखोगे, इसको कैसे करोगे, C, है ना, इसको मतलब जितने बॉन्ड है उनको स्प्लिट कर दो और नए कार्बन, जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड स्प्लिट है, C है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड को ऐसे सिंगल बॉन्ड बना के लिख दो, ठीक है। तो लिखना आना चाहिए, जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे बच्चों, C और कितने नाइट्रोजन लगा देंगे इस पे, 3, समझ में आ रहा है। तो ये करने से फायदा क्या होगा देखते हैं,
ठीक है, अब हम देखते हैं इससे फायदा क्या होता है। ये नोट कर लो, ठीक है, या चलो यही तो बता देता हूँ। तो ये देखो CHO को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्या C डबल बॉन्ड OH है ना, और क्या COH को ऐसे लिख सकता हूँ मैं C डबल बॉन्ड OOH है ना। अब मैंने क्या बोला, जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, जैसे C डबल बॉन्ड हो है ना, C डबल बॉन्ड हो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख दो ऐसे, तो आप इसको मिटाओ और एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन, समझ में आया। और इसी तरह इसको मिटाओ और एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके बगल वाला का देखो कौन सा आइटम है, कार्बन, ये भी क्या है कार्बन, इनको कट कर दो है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, इनमें हम कंपेयर नहीं कर सकते कौन ज्यादा है, सेम ही है। हम नेक्स्ट आइटम पे आओ, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कट कर दो, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कट कर दो। अब इधर आओ, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन आ गया है ना, जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अभी भी हम एटॉमिक नंबर का CIP रूल वाला फॉलो कर रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, ठीक है, और इधर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, आयोडीन। हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गया, ऑपोजिट साइड हो गए कि नहीं, हाँ है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ई आइसोमर। समझ में आया क्या, ठीक। तो ये होता है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप एक ट्रिक लिख लो, आपको अगर मान लो ऐसे दिक्कत होती है, तो अगर एटम सेम है तो याद रखना ट्रिक ट्रिपल बॉन्ड विल ऑलवेज हैव मोर प्रायोरिटी देन डबल बॉन्डेड एटम देन सिंगल बॉन्डेड एटम, ठीक है। जैसे कहीं C ट्रिपल बॉन्ड है और C डबल बॉन्ड O है, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है, ऐसा मतलब करते हैं जनरली ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए। लेकिन ये बहुत अच्छा, इसको आप मतलब बहुत अच्छा मेथड मत मानना, बेटर तो यही वाला है। अगर ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, बट हमें ट्रिक देना है तो फिर ट्रिक दे सकते हैं। एक और ट्रिक है, इससे बेटर ट्रिक है, वो क्या है भाई, देखो कि C डबल बॉन्ड हो और ऐसे सेम एटम्स के बीच, अगर सेम एटम्स है ना, जैसे CO है, इधर भी CO है, तो अगर डबल बॉन्ड इनके बीच और इधर सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला जीतेगा, ठीक है, ये समझ लेना। और दूसरा, ये कब लगाना है, ये बेटर रहेगा तब लगाओ जब सेम एटम्स हो, है ना। ये कब लगाना है, जब सेम एटम हो, यहां मत लगा देना। जैसे ये और ये अलग अलग केसेस है, इनमें नहीं लगाना, जब सेम एटम्स हो तभी लगता है ये ट्रिक, ठीक है। तो ये ट्रिक तभी लगाना है। और अब तीसरा ट्रिक हम ऐसे ले ले, मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड N है, C सिंगल बॉन्ड N है, तो ये ट्रिक कब काम करेगी बच्चों, जब एटम्स क्या हो सिमिलर। जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ एक C सिंगल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे तो देखो हम नहीं काम करेगी ट्रिक, है ना, ये वाली। बट ये कहाँ काम करेगी, चलो एक सवाल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले सवाल लेते हैं, ये लिख लो आप, ये ट्रिक कैसे काम करती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब ये वाली ट्रिक कहाँ लगानी है इन सवालों में, तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। कौन सा एग्जाम्पल ले लें, कौन सा ले लें, वही, चलो मैं ये वाला लेता हूँ। मान लो ये आ गया, ठीक, इसमें ट्राई करते हैं, बताओ इनमें क्या करेंगे बच्चों। तो इसमें क्या करना है बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ CS डबल बॉन्ड CH2, मतलब इन दोनों का बात हो रही है ना, सेम एटम्स है, तो अब इसलिए किसकी प्रायोरिटी कर देंगे, इसकी हाई और इसकी सेकंड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में जब हो तो वो ट्रिक लगा सकते हो। और यहाँ पे बच्चों क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड हो है और यहाँ पे क्या था, इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ C डबल बॉन्ड हो है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो वाला क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा और ये सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप किधर है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड पे फर्स्ट और ये फर्स्ट, तो ये E फॉर्म हो गया, है ना। समझ में आ रहा है कैसे करना है। ये कब लगाना है, जब ये ट्रिक कब लगानी है, जब इस टाइप का सवाल हो जिसमें इधर और इधर सिमिलर एटम्स के बीच हो, है ना। जैसे यहाँ पे एक नहीं लिखा, C ट्रिपल बॉन्ड हो है, ये भी लिख लेना। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा लगाया, C ट्रिपल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो के बीच, है ना, इन दोनों में, और इधर में ये वाली साइड पे ये वाला ट्रिक लगाया। समझ में आ रहा है, तो ये होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रही होगी, है ना। तो मजा आ रही तो जरूर शेयर वेयर कर देना, तो पता ही है हर वीडियो वाला ये कहता है, बोलोगे यार बार बार वही होता है, तो और है ही क्या ऑप्शन, आप बताओ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है ये बताओ, है। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
अब एक चीज और, इफ आइसोटोप इज प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, एक और केस है, इफ आइसोटोप इज प्रेजेंट, अगर मान लो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, क्या लिख रहा हूँ, कैसी इंग्लिश, इफ आइसोटोप्स इज प्रेजेंट, बताओ, आप भी बोलोगे कैसी इंग्लिश वाला आ गया है, कोई बात नहीं। इफ आइसोटोप इज प्रेजेंट, तब क्या करेंगे बच्चों, तब हम एटॉमिक नंबर नहीं देख सकते, क्यों, आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्पीशीज ऑफ द सेम एलिमेंट which differ in which have the same atomic number but different atomic weight, है ना, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसे केस में ना आपको एटॉमिक वेट से हेल्प लेनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर फेल हो जाता है यहाँ पे रूल, है ना। तो सीआईपी रूल अब किस पे पहले अप्लाई हो रहा था, एटॉमिक नंबर पे, बट आइसोटोप्स के केस में किस पे अप्लाई होगा, एटॉमिक वेट पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखते हैं, if isotope is present then priority is decided by atomic weight, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप बोलोगे, एग्जाम्पल तो दो, तो एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो ऐसे आ गया Cl CF डबल बॉन्ड HD, ठीक। अब बताओ इनमें किसकी प्रायोरिटी, अब बताओ, ये Cl और F में तो आपको पता है Cl की प्रायोरिटी ज्यादा है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक, इनको एटॉमिक नंबर से ही करेंगे, बट ये दोनों क्या हो गए, H और D आइसोटोप्स, तो अब इन दोनों में हम एटॉमिक नंबर नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का, क्योंकि इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है, मतलब मास नंबर है 2, मास नंबर है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे, डी जीत गया है ना, डी की प्रायोरिटी ज्यादा क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा, ठीक। देखो थोड़ा डिफरेंस होता है, मास नंबर और एटॉमिक वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लोगे, ठीक है, बट यहाँ पे हम उस डिफरेंस को अभी नहीं मान रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो डी और Cl, ठीक है, ड्यूटेरियम और Cl क्या हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हो गया। अब ये ऑपोजिट साइड है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ई फॉर्म, ठीक है। तो ये ई आइसोमर हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है पर कौन सा, ई आइसोमर, क्लियर हो गया। कैसे करना है, ये वाला रूल कब लगाना है, जब आइसोटोप्स हो, ठीक है, तो एटॉमिक वेट पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको फील आ जाए, उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रही होगी, है ना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आसानी से एक जगह पे नहीं है ना बच्चों, इसलिए आपको दिक्कत होती है। जैसे एक और ले लेते हैं, Cl ले लें, चलो Cl ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप है, यहाँ ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप है, ठीक है, ये 16 है और ये क्या है 18। हमको पता है ऑक्सीजन के भी अलग अलग होते हैं, तो एक 16 एटॉमिक नंबर वाला मास वाला होता है और एक 18 एटॉमिक मास वाला होता है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है। तो एटॉमिक मास क्या है 16, यहाँ पे क्या है 18, मतलब मास नंबर। तो इस साइड तो आपको पता है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो इसको है ना, इन दोनों में ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर लिया। बट यहाँ जब आया तो क्या होगा, 16 और 18 में किसका एटॉमिक मास ज्यादा, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं कर सकते ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो एटॉमिक मास देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा, 18 वाले का, तो ये जीत गया। अब आप देखो हाई प्रायोरिटी ग्रुप किधर हो गए, सेम साइड हो गए। हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइज होना मतलब जेड फॉर्म, जेड आइसोमर, क्लियर हो गया। तो ये होता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इजेड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हमने सारी बातें कवर कर दी है इजेड नॉमेनक्लेचर की, बस अब 2 सवाल लगाएंगे, या देखते हैं पहले एक लगा के देखते हैं, समय बचेगा क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट 19 मिनट हो गए हैं, तो हम जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट पे, जेई मेन का एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये आया था जेई मेन 2021, ठीक है, 31 अगस्त को आया था फर्स्ट शिफ्ट। आजकल कई शिफ्ट होते हैं जेई में, तो ये उसका सवाल उठाते हैं, तो आपको थोड़ा फील आएगा। तो मैं क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ सवाल उठाते हैं जेई का, उसके बगैर यार मजा नहीं आती नहीं। और मैं आपको एक सीक्रेट भी बताऊंगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने जो देखा है ना ट्रेंड, तो उसके बेसिस पे आपको एक सीक्रेट कभी फ्यूचर में रिवील करूंगा। और अभी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि अगर आपने पिछले 10 साल के PYQ लगा लिए है ना प्रॉपरली अच्छे से, मतलब एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से रट गया हो, है ना, मेथड उसके रट गया हो, समझना तो है ही, और रट गया हो, और 10 साल पिछले 10 साल के, और 10 साल में भी सारे शिफ्ट के, है ना, सारे शिफ्ट के,
जितने भी अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं ना हर दिन, तो उन सबके अगर रट गए हो तो आप आराम से जेई मेन अपेयर हो और देखना आप जेई मेन के सारे सवाल में से 90% तो पक्का सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान हो गया है। जेई मेन में क्या हो रहा है ना, नीट और जेई मेन का आप अंतर जानते हो? मैं जब सवाल लिख रहा हूँ तो आपको बात भी कर रहा हूँ। नीट और जेई मेन में मेन अंतर क्या हो रहा है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये आप भी सवाल लगाओगे तो ऑब्जर्व करोगे, अंतर ये है कि ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत जेई दे रहा है, जो कि नीट ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं दे रहा है ज्यादा, बट जेई क्या कर रहा है, ग्राफिकल क्वेश्चन दे रहा है। और जेई मैथमेटिकल क्वेश्चन भी ज्यादा दे रहा है, जैसे सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी डाल देगा, है ना, और जो कि गोल्ड नंबर पे बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा दे देगा या रूबिन नंबर। और नीट ऐसा काम नहीं करता है, नीट ज्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करवाता है आपसे। तो ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल जो भी मैथ्स का पार्ट है बेसिकली जेई में बहुत ज्यादा आ रहा है, और उसी में बच्चों को दिक्कत होती है। मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां मैथ्स इन्वॉल्व होती है वहीं पे लोगों को सोचना होता है। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपके जेई के कुछ सवाल जो 10% मैं खा गया था ना, बोला था ना 90% तो बना लोगे 10% में, तो वो वही वाले सवाल होंगे जो नए आएंगे जेई में, और वही बस उतना 10% ही नया आप पकड़ो, बाकी सब पिछले ईयर्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। नीट और जेई लेकिन दोनों के भी भाई क्यों लगा के जाना, नीट के भी लगा लेना, जेई के भी, क्योंकि ये देखा कि जेई वाले सवाल नीट में रिपीट हुए, नीट वाले सवाल जेई में रिपीट हुए, है ना। मैं तो पूरा लगा के बैठा हुआ, वो तो मतलब रटा हुआ है, ठीक है, काफी हद तक। तो ये देखो खैर पैटर्न पूरा रट गया अपने को, है ना। तो ये देखो ये सवाल दिया, अब आपको बोला है बताओ इसमें इसका नाम क्या होगा, विच इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड, है ना। तो देखते हैं, ये आंसर तो सारे सही है ना भाई, ऑप्शन मैंने सारे सही कॉपी किए, ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसको अगर आपको बनाना तो आप कैसे करोगे, आप क्या, तो आप पहले इसको रीड्रॉ करो। देखो पहले आप रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन देखो, ये देखो ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड आइटम है ना, तो हम इनको ऐसे बना लें, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करो, यहाँ बी आर डाल दो, यहाँ पे बी आर डाल दो, है ना, क्योंकि ये देखो ये नीचे है ये ऊपर है, यहाँ CS3 डाल दो और यहाँ बी आर डाल दो, जैसा इन्होंने बनाया वैसे ही बनाना, और उधर H डाल दो और इधर या इधर या अच्छा हाँ, तो इधर H आ जाएगा ना, इधर H आ गया क्योंकि ये नीचे चला जाएगा ना ऐसे, और इधर में जो आया है वो आ गया आपका, जो इन्होंने इधर में क्या आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड C CS3, ठीक, ऐसा दिया है, ठीक है। तो ये आप पहले नोट कर लो, है ना, आपसे समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है समझ में। अब हम चलते हैं, बताओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। E1 Z है, इन दोनों में देख लो, तो इनको मैंने बोला था ऐसे लिखा करो, ठीक है, CS3 है तो ऐसे, मतलब C और BR में देख लो, पहले देखो इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, BR का, तो ये जीत गया आंख बंद करके, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, है ना। रेसलिंग देखते थे आप बचपन में, पता नहीं अभी भी देखते होगे, तो उसमें बोलते थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, ठीक है। तो वही है, BR क्या हो गया इन दोनों में, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो गया, ठीक है। और अब इन दोनों में यहाँ पे कार्बन है और यहाँ क्या बेचारा हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली ये भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो गया। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप किस साइड चलेगा बच्चों, ऑपोजिट साइड, तो हम बोलेंगे कौन सा हो गया, E फॉर्म, है ना, ठीक है। अब आप बोलोगे E तो ठीक है भाई, सभी E है, सभी तो E दे रखा है, तो यहाँ पे आता है बच्चों नॉमेनक्लेचर का रूल। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, इस साइड से नंबरिंग करोगे या इधर से करोगे, तो आपको पता है हैलोजेंस है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नियर होगा, हमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नियर है, इधर से डबल बॉन्ड नियर है। प्रायोरिटी सीक्वेंस में देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी सेम डिस्टेंस पे हो एंड से, तो डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग करते हैं, तो इसलिए इसको पहले नंबर करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हो गया नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं मैं, ये 1 2 3 4 लिखा है, ये नॉमेनक्लेचर के लिए लिखा है। तो बताओ 2 पे क्या लगा है, EN, डबल बॉन्ड मतलब EN, तो 2 पे EN, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 पे EN है और यहाँ पे 2 पे EN है, हाँ ये भी हो सकता है, देखते हैं। अब 4 पे क्या है यहाँ, YN, 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब YN, 4 पे YN है, 4 पे YN, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अरे बाप रे बाप। चलो हाँ, ये बच्चों पक्का है कि जब लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, तो EN पहले आता है YN से, है ना, E पहले आता है, तो ये पक्का हो गया कि भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ YN EN से पहले आ गया, Y E से पहले लिखते समय नहीं आता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेशन भी सिखा रहा हूं मैं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे क्या ये दोनों। अब बताओ सेकेंड कार्बन पे क्या है, अगर हम इधर से इसी कार्बन के अबाउट तो E है ना, नंबरिंग कर रहे हो तो
जो लोअर नंबर होता है वही लोकेंट है, और लोकेंट के अबाउट ही तो ई है ना, जो लोअर नंबर है उसी के अबाउट तो ई फॉर्म आ रहा है। तो 2e इज द करेक्ट वन, नॉट 4e, क्योंकि 4e कब होता है जब इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 होता तब बोलते हैं 4e, बट क्योंकि हम इधर से नंबरिंग करें तो ये 2e बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये नॉमेनक्लेचर से मिला के सवाल यही दे रहा है, ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करके ई तो पता चल गया, अब इनमें से कैसे करें, तो हमें क्या करना होगा, नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता होने चाहिए, आयुपैक आना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चों जेई मेन का सवाल, डिसेंट सवाल था, बहुत आसान था, एलिमिनेशन से भी हो जाता है, जिसको नॉमेनक्लेचर आता है वो तो ऐसे ही बता देगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, बाकी इन दोनों में बस देख लेगा, नंबरिंग का खेल है ना, बी और डी में क्या है, नंबरिंग का खेल है, तो बस यही था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट सवाल नोट कर लिया होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ। तो देख लो जेई कुछ ऐसा कोई महान तो काम नहीं कर रहा, बहुत टफ भी नहीं है। जैसे मान लो ये आ गया, जैसे मैंने एक पेपर में एक बुक थी संगेज की, उसमें देखा था ये, मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले देखा था, लेकिन नोटबुक में मेरे नोटेड है। ये क्वेश्चन में आपको बताना है इसकी नॉमेनक्लेचर क्या हो सकती है ना, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 2e है 4e है क्या है, तो यहाँ दोनों ही डबल बॉन्ड है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो। यहाँ पे भाई CH3 है ना, ये है ना, और ये CH3 किधर है, नीचे है ना, ये CH3, तो इधर H रहा होगा, फिर डबल बॉन्ड C, फिर ऊपर ये चला गया तो ऑब्वियसली यहाँ नीचे H रहा होगा, है ना, क्योंकि ऊपर चले गया, ऊपर गए तो यहाँ C, फिर H डबल बॉन्ड CH CH3, एक बार ऐसे लिख दें, है ना, एक बार ऐसे लिख दें। और दूसरा भी तरीका लिखने का, इसको रेफरेंस मान के इसको लटका दें, है ना, इसको रेफरेंस मानेंगे तो ये देखो CH3 नीचे चला गया और H ऊपर रहेगा, है ना, CH3 नीचे H ऊपर, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, फिर H ऊपर जाएगा क्योंकि ये वाला पूरा लटक रहा है नीचे, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर इसके अबाउट GI ले सकते हो, इस बॉन्ड के अबाउट, या इस बॉन्ड के अबाउट आप GI ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी के अबाउट भी GI लेके कर सकते हो, तो इसके दो आंसर पॉसिबल है। ठीक है, देखते हैं, इसकी नंबरिंग कर लो भाई, पहले तो देख लो हाई प्रायोरिटी, ऑब्वियसली ये हाई प्रायोरिटी है, आपको पता चलेगा अगर ये हाई प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे ये पक्का है कि ये वाला जो है ई फॉर्म है ना, और यहाँ पे आपको पता चलेगा ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी, तो ये जेड फॉर्म है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमें देखना है नंबरिंग किससे करते हैं, तो नंबरिंग इस साइड से कर सकते हो या इस साइड से कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आप इसकी नंबरिंग उधर से करो चाहे इधर से करो, है ना। अब वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ई दिया है जेड दिया है ना, क्या दिया है, तो ऑप्शन देख के कर सकते हैं। देखो अब देखो वन नंबरिंग अगर मैं यहां से करूं तो ये यहां सेकंड पड़ रहा है ना, तो 2e लिख सकते हैं, ये 2e फॉर्म हो गया, और अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो ये 2z बन गया है ना, तो 2e भी बोल सकते हो इसको और 2z भी बोल सकते हो, अब बाकी आगे जो भी उसका नाम है आयुपैक वाला वो लगा देना बस। तो 2e है या 2z, दोनों ऑप्शन में हो तो सही है ना, तो इसका जो नाम है क्या हो गया, 2e या, सही बोला मैंने, हाँ, मतलब वो ऑप्शन देख के पता चलेगा। ठीक है, अब मान लो अब हम सवाल को ट्विस्ट करते हैं, मान लो एक ही ऑप्शन दिया है, क्या बोला, एक ही ऑप्शन, मतलब आपको ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब यही स्ट्रक्चर बोला, यही स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ये तो पता है ये 2e है ना, 2e है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये z दिखेगा, कौन सा, 1 2 3 4, क्योंकि अगर इधर से करोगे तो ये 4z दिख रहा है बच्चों, है ना। अगर एक ही स्ट्रक्चर दिया हो और कुछ दूसरा ना दिया हो, यही दिया हो, तो बोले इसके कितने नाम हो सकते हैं, तो इसका 2e तो है, क्योंकि इधर से जाओगे तो ये सेकंड कार्बन है, और अगर क्योंकि सिमेट्रिकल है उधर से भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 फोर्थ में पड़ रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पे, जिसके अबाउट GI है, जिसके अबाउट GI है उसको देखते हैं। यहाँ इधर से नंबरिंग करने पे फोर्थ पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग 2, तो आप इसके रिस्पेक्ट में z बोलोगे, इसके रिस्पेक्ट में e बोलोगे, और ये 2e या 4z दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आप बना के देख लेना वहां पे, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा EZ नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो बस यही था आज का लेक्चर। मैंने बोला भाई ये काफी बच्चों को डाउट रहता है इसका,
तो ईजर नॉमेनक्लेचर मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया आपके लिए, कोशिश की है, इस सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए और आप देख सकते हो कि सारे सवाल अब आप अगर ये समझ गए हो तो सारे सवाल ईजर नॉमेनक्लेचर बन जाएंगे जो आपके सिलेबस में। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। और ये आजकल न्यूज आई कोटा से आपने सुना ही होगा कि काफी बच्चे वो डिप्रेशन में आके गलत कदम उठा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं या कुछ गलत नेगेटिविटी, मतलब उनमें डिप्रेशन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत प्रेशर वाला टास्क तो है, बट इतना प्रेशर आप लोग क्यों ले रहे हो? आप चैनल में आए हो, अच्छे से पढ़ो और जो बाकी बच्चों को भी ये सिखाओ कि ये देखो लाइफ में एंडलेस पॉसिबिलिटीज है ना। इतनी जल्दी डिसअपॉइंट या डिमोटिवेट नहीं होना है अपने को, है ना। नहीं तो फिर हम क्या सोचते हैं, उस समय के हिसाब से सोचते हैं बस यही लाइफ है, जेई नीट लाइफ है। नहीं, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स नॉट फुल लाइफ, एक बहुत छोटा सा पार्ट है जेई नीट। अभी आप देखोगे लाइफ में आगे तो बहुत बड़ा, बहुत मैजिकल लाइफ है ये, है ना। तो इसलिए आप इतनी जल्दी डिमोटिवेट, डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब ना हो जाओ। मैं भी अपने टाइम पे हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपसे जुड़े लोगों को भी दिक्कत दो, अपने को भी दिक्कत दो, है ना। और सबकी एक्सपेक्टेशन देखो मीट नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ये तो भगवान खुद ही कह रहे हैं भाई हम आप बस मेहनत करो, हम पे छोड़ दो रिजल्ट, है ना। हम देख लेंगे, अगर आपके होगा उसमें तो दे देंगे, नहीं तो आप शांति से आप एक्सेप्ट कर लेना जो हम दे रहे हैं, है ना। तो एक्सेप्टेंस सीखो लाइफ में, कभी भी डिमोटिवेट मत हो रहा है तो फेस इट विद करेज, हाँ, और विद हैप्पीनेस। ठीक है, हाँ हमने निकाल लिया, बस आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट फेज। और अगर नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन तो भी फेस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई। यू कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, है ना भाई। मछली पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकती, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो मछली पानी में जो एक्सपर्टीज दिखा सकती है, मछली पेड़ पे वो चीज नहीं कर सकती, मर जाएगी वो। तो मछली पानी में लेकिन बहुत तेज है, बहुत स्विफ्ट है ना, बहुत एक्टिव है। तो इसलिए आपको अपना पहले एरिया आइडेंटिफाई करना, किसमें आप स्ट्रांग हो और उसमें आगे बढ़ जाओ ना। जेई नीट नहीं हो रहा तो फिर और भी पॉसिबिलिटी आएंगे, आगे ट्राई तो करो, एफर्ट डालो। नहीं होता तो पता चलेगा, हाँ भाई हम इसके कुछ और करेंगे। भाई डांसर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, बहुत से लोग हैं इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो डिमोटिवेट और डिस्ट्रैक्ट होकर आप कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। मैं बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब, ठीक है ना। तो आप बस पॉजिटिव रहो, भरोसा रखो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। ट्राई करना है, हमें अपना बेस्ट देना है, सबको खुश रखना है, सब लव प्यार वार फैलाओ, है ना। और बस, तो हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, आपको तो पता है, आप समझदार हो, आप इस चैनल पे बने रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत हो तो मैं हुई, है ना। तो मिलते हैं फिर। अपने टीचरों का फायदा उठाओ, आपके बहुत से अच्छे अच्छे, देखो कितने अच्छे अच्छे, आपका क्या गोल्डन एज है, कितने अच्छे अच्छे टीचर है यूट्यूब पे, बहुत से ना, आप जानते हो बड़े बड़े हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, है ना। और सब आपकी लाइफ बदलने के लिए तो आए हैं। तो आपके पास इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमारे टाइम पे इतना नहीं था यार। हमारे टाइम पे यूट्यूब होता तो पता नहीं क्या होता। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब तो रिसोर्सेज कम थे और तब चैलेंजेस ज्यादा उस तरह से थे। और अभी रिसोर्सेज इतने हैं, कंपटीशन भी बढ़ गया, बच्चे भी ज्यादा बैठ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन गोल्डन एज है इन्फॉर्मेशन का, सब कुछ अब आपके ऊपर है, आप क्या देखना चाहते हो। आप गलत सही चीज देखना चाहते हो यूट्यूब पे, या सही चीज देखना चाहते हो। इंटरनेट को आप कैसे इस्तेमाल करके अपने पावर बनाते हो, है ना। तो इंटरनेट पे बहुत कुछ है आजकल, फायदा उठा सकते हो आप इंटरनेट का बहुत अच्छा, और आगे अपनी लाइफ बदल सकते हो, है ना। तो यही सब आपको बात शेयर करता रहूंगा मैं धीरे धीरे, है ना। आप डिमोटिवेट बस नहीं होगे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट डिमोटिवेट नहीं हो सकते। और अपने दोस्तों को फैलाओ कि अपने भाई स्ट्रांग बनो, है ना। ये सब पढ़ाई अच्छे से करो और भूल जाओ लाइफ में टेंशन वेंशन, तो है ना, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ठीक। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है किसके, सिन एंड टी पे, है ना। और फिर हमारे सिस्टम्स ऑफ जीआई और भी ढेर सारे ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स के पार्ट्स आ रहे हैं। तो बने रहो और सपोर्ट करते रहो इसी तरह। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।